हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 10 का जो जीव विज्ञान है उसका हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसका एक लेक्चर हमने पहले ही कवर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधों में पोषण से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको। और आप ये देखेंगे कि ये जो लेक्चर है इससे ज़्यादातर जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज के इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसका जितना भी हल है वो आपको समझ में आएगा। एक्चुअल में सारी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगी आपको, तो उसके बाद आप आसानी से चीज़ों को लिख पाओगे। ऐसे हमने जो है डिस्कशन के साथ साथ इसमें आपके लिए जो सॉल्यूशन है वो भी लिखा हुआ है ताकि आप नोट्स भी बना पाएँ। आपको लिखने का जो है इस टाइप का हमारा मटेरियल तैयार किया गया है कि आप आसानी से उसको समझ पाएँ और वैसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास जो है आज हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पहला जो हमारा है वो है पौधों में पोषण। तो हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि पोषण होता क्या है और पोषण ऐसे होता क्या है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पौधों में पोषण किस प्रकार होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण से जुड़े कुछ प्रयोग हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ये हम लोग कैसे प्रयोग द्वारा साबित करेंगे या सत्यापित करेंगे। दूसरा जो है वो हम लोग को ये बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है और तीसरा जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। इन सबको हम लोग सत्यापित करने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट रहते हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है मज़ा आपको आएगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि आपने आसपास जो है बहुत सारे अनलिमिटेड आप पौधे देखते हो और लेकिन अभी तक आपने उतनी अच्छे से जो पौधे से जुड़े जो हैं जो पोषण से जुड़े चीज़ों को आपने ज़रूर नहीं समझा होगा, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है प्रयास ये करेंगे कि जल्द जो पोषण का जो पोर्शन है उसको अच्छे से समझ पाएँ और इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी हम लोग कवर कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं पौधों में पोषण। देखिए, तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्वपोषण उसको कहते हैं जिसमें पौधे अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं और इसके लिए उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, जिसके द्वारा वो अपना भोजन खुद बना पाते हैं। खुद बना पाने का मतलब ये नहीं कि खुद पका पाना, है ना, वो खुद से अपने अंदर एक तरह से संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित मतलब निर्माण करते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, पौधों के भीतर जो है एक प्रकार का एक केमिकल पाया जाता है, एक रसायन पाया जाता है जो जिसे बोला जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, और वो उनकी पत्तियों में ज़्यादातर पाया जाता है। तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल रहता है उनमें एक क्षमता पाई जाती है कि वे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर पाएँ। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि पौधों का जो भोजन बनाने का जो तरीका है हमारे भोजन बनाने के तरीका से बहुत भिन्न है, क्योंकि हम लोग जो भोजन बनाते हैं उसमें हम लोग केवल भोजन को पकाते हैं या फिर ऐसे ही खा लेते हैं कई बार। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ करना नहीं रहता है। एक्चुअल में जो हम लोग खाते हैं वो चीज़ें जो है पौधों के द्वारा निर्माण की गई रहती हैं। ठीक है, तो पोषण के दृष्टिकोण से क्या है, पौधे जो है वो स्वपोषी होते हैं, या ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि पौधों में पोषण जो होता है वो स्वपोषण की विधि से होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पौधों में क्या होता है। तो आप देखेंगे क्या कि अगर एक पौधा है तो उसको क्या क्या चीज़ चाहिए भोजन बनाने के लिए। तो एक पौधे को ज़रूरत होती है
किन किन चीजों की, तो एक है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पौधों को क्या मिलता है, क्या क्या चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमारे आसपास जो हवा का आवरण है उसमें से ये लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। दूसरा जो है वो है जल, फॉर्मूला होता है H2O। और ये प्राप्त करते हैं वो लोग अपनी जड़ों से, है ना, आपको पता होगा मिट्टी से ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये मिट्टी से प्राप्त होता है। ठीक है, और इन दोनों को, ये दोनों जो है कहाँ पहुंचता है, हवा से द्वारा जो है, आपको अगर पता होगा थोड़ा बहुत आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, तो पौधों में जो है छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा रहता है ना, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। और ये स्टोमाटा जो है खुल बंद हो सकता है, इसमें पानी के बहाव के द्वारा ये कंट्रोल होता है ना, पानी की मात्रा इसमें बढ़ने घटने से इसका जो छेद है स्टोमाटा का, है ना, वो खुल सकता है या बंद हो सकता है। और उस आधार पे, है ना, वायुमंडल से जो है हवा जो है, जो भी गैस है वो खींच ली जाती है और उसमें से CO2 का इस्तेमाल वो अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में करते हैं। जल जो है पौधों के जड़ों द्वारा पहुंचता है उनकी पत्तियों में, और फिर क्या किया जाता है, पानी को सूर्य प्रकाश की मदद से तोड़ा जाता है ना, ये जो पानी है इसको क्या किया जाता है, H2O को इसको तोड़ दिया जाता है, और फिर से इसका जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके बनाता है ग्लूकोज C6H12O6, है ना, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। आप देखेंगे कि ये जो है ये दोनों अकार्बनिक लवण है, मतलब अकार्बनिक यौगिक हैं, और ये जो है कार्बनिक यौगिक है ना, क्या है, जो हमारा ग्लूकोज है वो क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ऐसे हम लोग, ये एक ग्लूकोज होता है एक फ्रुक्टोज होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। और कहीं कहीं पे आपको स्टार्च भी पढ़ने को मिलेगा, तो हम लोग इसमें अंतर देखेंगे कि आखिर क्या है। ठीक है, आपको स्टार्च भी सुनने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी सुनने को मिलेगा, तो आखिर इन सब में क्या अंतर है। तो फिलहाल अभी देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को देखें तो उन्होंने लिया क्या, वायुमंडल से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जो है वो लिया जल, और सूर्य का प्रकाश जो है उनमें पाए जाने वाला जो क्लोरोफिल है उनकी पत्तियों में जो पाया जाता है उसने अवशोषित किया। उस सूर्य के प्रकाश से पानी को जो है तोड़ दिया गया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, और फिर ये टूटा हुआ पार्ट जो है ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बनिक लवण, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, स्टार्च कह सकते हैं, ग्लूकोज कह सकते हैं, फ्रुक्टोज कह सकते हैं, जो भी। ठीक है, एक्चुअल में जो खाना बनता है ना उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और जब इसका इस्तेमाल किया जाता है और जो बचा हुआ खाना रहता है वो एक दूसरे प्रकार के भोजन में बदल दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्च, है ना। तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही बदला हुआ एक रूप है। ठीक है, आगे चल के जब हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग को ज्यादातर स्टार्च का ही इस्तेमाल होने वाला है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। हम लोग के शरीर में भी जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें क्या होता है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है और फिर हमारे सेल्स में भेज दिया जाता है, कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये जो भी प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पौधों की भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या क्या इस्तेमाल होता है आपने देखा, और इस पूरे प्रोसेस के बाद हम लोग को ग्लूकोज मिलेगा,
उसके बाद ऑक्सीजन साथ में क्या होता है, मुक्त होता है ना। इस पूरे प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पौधे जो है ना वो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। कई बार ये कंफ्यूजन बच्चों में होता है ना। लोग क्या कहते हैं कि पौधे जो है दिन में क्या करते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। और रात में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो कई बार बच्चे जो है या जो कहते हैं उनका ये मतलब रहता है कहने का कि पौधे जो है सांस में, है ना, जो श्वसन की प्रक्रिया है उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना। आपको ये जानना चाहिए कि चाहे पौधे हो या जीव जंतु हो, सभी में श्वसन की प्रक्रिया एक ही प्रकार से होती है, चाहे दिन हो या रात हो। ठीक है, होता क्या है, हम लोग की तरह ही वो हमेशा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं श्वसन की प्रक्रिया में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो रात में भी ऐसा ही होता है, दिन में भी ऐसा ही होता है। लेकिन आप देखेंगे क्या कि पौधों में जो होता है कि दिन के समय क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो जितना वो ऑक्सीजन सांस के द्वारा लेता है उससे ज्यादा जो है वो मुक्त कर देता है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करता है, किस चीज के लिए लेता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए, ना कि श्वसन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिन के समय क्या हो रहा है कि पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। लेकिन श्वसन की क्रिया के लिए वो तब भी हमारी तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में दिन के समय ऑक्सीजन जो है ज्यादा मात्रा में मुक्त होता है, इसलिए हम लोग ऐसा कई बार कह देते हैं कि पौधे जो है वो क्या करते हैं, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन ये श्वसन प्रक्रिया के लिए नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके लिए इनमें होना क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल होना चाहिए। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है ना। तो उस प्रक्रिया में वो देखेंगे कि उनमें जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, वो स्वपोषी नहीं होते। जैसे एक आप एग्जाम्पल देखेंगे, गोबर छत्ता, है ना, मशरूम जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें मृत जीवी पोषण होता है, वो एक पौधा का ही प्रकार है फिर भी, है ना। तो बहुत सारे कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, उनमें मृत जीवी पोषण पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल किया जाता है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल लिया जाता है और सूर्य की ऊर्जा को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। इस पूरी प्रक्रिया में वाटर को, मतलब जल को तोड़ा जाता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, और उस प्रकार जो भोजन बनता है उसके साथ ऑक्सीजन मुक्त होता है ना। ऑक्सीजन मुक्त हुआ और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो पौधे के हर एक अंग में भेज दिया जाता है। ठीक है, और हर एक अंग में भेजने के बाद जो बचा हुआ खाना है, जैसे कि आप रात में आप सोते हो, एक्स्ट्रा खाना कई बार बन जाता है, तो आप क्या करते हो, रख देते हो कि कल चलो किसी प्रकार से बाद में हम लोग उसका यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। उसी प्रकार से पौधे भी क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा खाना होता है वो पत्तियों में स्टार्च के रूप में रख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो अब देखेंगे क्या कि प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें वो दो चरणों में संपन्न होती है। पहला पार्ट जो प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाता है और दूसरा पार्ट जो है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया कहलाता है। पहले ही चरण के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, जहां पे जल को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है दो भागों में, और दूसरा जो चरण होने वाला है उसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, तो उसको हम लोग अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को। देखिए, पूरा अगर कई बार आपको ना छोटा जो शॉर्ट क्वेश्चन रहता है अति लघु या लघु टाइप का, तो उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का जो है रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो आपको ये है
कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे है सूर्य का प्रकाश, और नीचे रहेगा क्लोरोफिल। ठीक है, और यहाँ पे ये है कार्बन डाइऑक्साइड है, आप लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये है हमारा जल, यहाँ पे हमें मिला क्या, ग्लूकोज। ऑक्सीजन मुक्त हुआ, और साथ ही साथ जल की भी थोड़ी मात्रा बनती है। ठीक है, 6CO2 + 12H2O इक्वल्स C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। इसमें अब पूछा क्या क्या जाए, एक तो आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है, 6 यहाँ पे है, 12 है ना, फिर यहाँ दोनों में 6 है, मतलब यहाँ पे केवल 6 नहीं है, बाकी में 6 लगा है, और वाटर में 12 लगा हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन ही आपको, संतुलित रासायनिक समीकरण ही लिखना है। आपको इसमें क्या क्या पूछा जाता है, एक तो पूछा जाएगा कि क्या बनेगा, तो ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकोज में कितना कार्बन परमाणु होता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होता है। कई बार ऐसा पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है ना, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, तो ये ऑक्सीजन बनता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, यहाँ पे जो भी है कहाँ से कौन आता है ये बताया गया है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पे आपको लिखने के लिए दिया गया है कि आप कैसे लिखेंगे। मैंने अभी तक जितना भी समझाया है कि वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहो तो इसे नोट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ना है ना। एक क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, फिर क्लोरोफिल आवश्यक है, और एक तीसरा जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इन तीनों एक्सपेरिमेंट को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हम लोग इसको कैसे करते हैं, और कैसे हम लोग करके देख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं, और कैसे याद रख सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करने वाले। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट है आज का, वो है क्या कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल एक रसायन है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग को करना ये है कि देखते हैं कि कैसे हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल पाया जाता है पौधों की पत्तियों में। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें क्या होता है कि उस पत्ते के पूरे भाग में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जैसा कि आप एक देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे इधर दिखाया जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोटन प्लांट, है ना। ये क्रोटन प्लांट है, आपने अपने आसपास जरूर इसे देखा होगा। और एक ये है कोलियस, दोनों के कोलियस प्लांट है ये। ठीक है, दोनों का जो आप देखेंगे तो इसके पत्ती में आपको कुछ अलग पैटर्न नजर आएगा। आप देख पा रहे हैं कि इसका पूरा जो हिस्सा है वो हरा कलर का नहीं है। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्हीं दोनों में से कोई एक पौधे का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो करना क्या है, इसको समझने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। तो देखिए आप देखोगे क्या, एक चीज़ है हम लोग आगे इस्तेमाल करने वाले हैं इसी एक्सपेरिमेंट में, एक होता है आयोडीन। आयोडीन एक तत्व है ना, उसके घोल का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं स्टार्च के टेस्ट के लिए, है ना। स्टार्च हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले,
स्टार्च क्या होता है? तो स्टार्च होता है पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाला एक रसायन, जिसमें सूर्य प्रकाश को, सॉरी, पौधों की पत्तियों में जो भोजन संचित रहता है ना, बचा हुआ, उसको हम लोग कहते हैं स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च जो होता है उस पर अगर आप आयोडीन का घोल डालिएगा ना, तो गहरा नीला रंग या काला टाइप का रंग में उसका बदल के कर देता है ना। तो इसी प्रकार हम लोग जांच कर पाते हैं कि आखिर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है ना। उस आधार पे हम लोग ये बता पाते हैं कि उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता दूं क्या होता है। जब हम लोग स्टार्च पे आयोडीन का घोल डालते हैं तो गहरा नीला या काला टाइप का रंग उसका हो जाता है, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि पत्ती में स्टार्च प्रेजेंट है या जो भी चीज है ना, उसमें स्टार्च अगर प्रेजेंट हुआ तो गहरा नीला रंग या काला टाइप का रंग में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो इस चीज का हम लोग एक ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे क्या, पत्ती में से जो है क्लोरोफिल हम लोग को हटाना पड़ेगा। जब भी हम लोग टेस्ट करने जाएंगे स्टार्च के लिए, तो सबसे पहले उसमें जो है क्लोरोफिल पत्ती में का उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारे वो एक्सपेरिमेंट में हमारे रुकावट उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग पूरा, चाहे आप तीनों देखेंगे ना एक्सपेरिमेंट, तो उन तीनों में आप देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले क्लोरोफिल जो है उसको हटाते हैं और उसके बाद ही क्या करते हैं, स्टार्च के द्वारा नहीं, आयोडीन के घोल द्वारा हम लोग स्टार्च की उपस्थिति की जांच करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्या है कि आखिर हम लोग स्टार्च ये जो है क्लोरोफिल उसको हटाएंगे कैसे। तो क्लोरोफिल को हटाने के लिए हम लोग पत्ती को ना उबालते हैं, है ना, पानी में क्या करके उबालते हैं, और थोड़ी देर तक उसमें से, फिर जैसे ही उबालोगे तो उसमें से रंग जो है निकलना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर तक गर्म पानी में उबालने के बाद हम लोग उसको फिर अल्कोहल में डालते हैं पत्ती को निकाल के, और फिर अल्कोहल वाले बर्तन को एक वाटर बाथ में रख के उबाला जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्सपेरिमेंट कि आखिर एक कैसे हम लोग ये दर्शाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक क्रोटन प्लांट या कोलियस प्लांट का एक पत्ती को तोड़ लेते हैं। और इस पत्ती को तोड़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि उस पे देखिएगा कि उसका जो पीला वाला हिस्सा रहता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पे कि इस पे बहुत सारे पीला हिस्सा है चित्तीदार, है ना, उसको हम लोग जो परमानेंट मार्कर होता है उससे हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, मार्क क्यों करेंगे, क्योंकि वो वैसा हिस्सा होगा जहां पे क्लोरोफिल नहीं रहता है। ठीक है, इन दोनों प्लांट्स में जो पीला हिस्सा जो है पत्ती का, वहां पे आपको क्लोरोफिल जो है पहले से प्रेजेंट नहीं रहता है। तो हम लोग मार्क कर ले रहे हैं कि इतने हिस्से में क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, और फिर क्या करना है, आप चाहो तो इसको अब क्या करना है, तोड़ लेना है ना, तोड़ के लाएंगे और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पानी में ऐसे आपको उबालना है ना, एक बीकर में रखेंगे उसको और फिर बर्नर से उसको हीट करेंगे, है ना, गर्म करेंगे। और इसको थोड़ी देर तक उबालने के बाद इसको निकाल के फिर एक ट्यूब लेंगे, उसमें अल्कोहल डाल के उसमें उस पत्ती को डुबाएंगे, और इस जो है बीकर को, और जो टेस्ट ट्यूब है उसको फिर बीकर में डाल के, बीकर में पानी रहेगा उसमें हम लोग उबालेंगे, है ना। हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग डायरेक्टली अल्कोहल को जो है उबाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है ना। जैसे ही आप रखोगे तो उसका वाष्प बाहर निकलेगा और वो आग पकड़ लेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली अल्कोहल को उबाल नहीं सकते, तो हम लोग पानी में उसको डुबा के पानी की गर्मी से इसको उबाल रहे हैं। ठीक है,
थोड़ी देर तक उबालेंगे, जब उसका कलर निकलना बंद हो जाएगा, है ना, लगभग इसका जो पत्ता है वो हल्का पीला कलर का हो जाएगा, तो हम लोग इसको निकाल के अच्छे से धो लेंगे, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, एक पेट्री डिश में आएंगे और उस पे, है ना, पेट्री डिश में धो के पूछने के बाद हम लोग पेट्री डिश में रखे हैं और उस पर आयोडीन की बूंद डालेंगे। तो आप देखेंगे क्या कि हमने जितना हिस्सा में मार्क किया था कितनी दूर में क्लोरोफिल नहीं है, वो भाग जो है वो गहरा नीला रंग का नहीं होगा, है ना। और जिधर क्लोरोफिल रहता है, जो हरा वाला हिस्सा था पहले वाला, है ना, वहां पे क्या हो जाएगा, वो गहरे नीले रंग का हो जाता है। तो इस प्रयोग द्वारा ये साबित हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, क्लोरोफिल आवश्यक है ना। क्योंकि हमने देखा कि जिस हिस्से में क्या था, क्लोरोफिल नहीं था, वो गहरा नीला नहीं हुआ, और जहां पे क्लोरोफिल था वो गहरा नीला हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएगा, आप इसको कवर कर लेंगे और आराम से आप लिख सकते हैं, और पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा इतने बेहतर तरीके से इसको लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं। सब एक्सपेरिमेंट है ना, उसमें बहुत जो टेस्टिंग वाला पोर्शन है वो लगभग कॉमन है ना, कि हम लोग किस प्रकार जांच करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझ लेते हैं। आप देखोगे क्या कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग कुछ इसमें बदलाव कर रहे हैं पिछले एक्सपेरिमेंट की तुलना में। हम लोग इसके लिए एक ऐसा पौधा लेंगे जिसमें क्या हो, जो गमले में लगा हो और वो स्वस्थ पौधा हो, उसको हम लोग लेके अंधेरे कमरे में 3-4 दिन के लिए रख देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि जब हम लोग उसको अंधेरे में रखें तो उसकी पत्ती में जो पहले से स्टार्च जो भोजन है वो क्या हो जाए, पौधे के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाए। आपको अगर पता होगा तो आपके शरीर में भी क्या रहता है, भोजन जो है वसा के रूप में संचित रहता है, एक्स्ट्रा, है ना, फैट जिसको हम लोग कहते हैं। जब आप लंबे समय तक खाना नहीं खाओगे तो वो फैट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। उसी प्रकार से पौधों में भी स्टार्च के रूप में एक्स्ट्रा खाना स्टोर रहता है, तो जब उनको वो किसी कारण से भोजन नहीं बना पाते हैं तब वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग क्या करेंगे, सीधे पत्ता लेके और एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाएंगे तो वो बता देगा कि उसमें पहले से स्टार्च है पूरे भाग में, है ना। तो हम लोग को पहले पत्ती में से क्या करना होगा, स्टार्च को जो पहले से प्रेजेंट है उसको हटाना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग जो भी हम लोग का सेटअप है करके और फिर हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कराने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किए, एक गमले में लगे पौधे को क्या करेंगे, 3-4 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख देंगे ताकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया न हो पाए, और पत्ती में जो उपस्थित स्टार्च है पहले से वो उसका इस्तेमाल कर ले पौधा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अभी अंधेरे कमरे में ही रखना है, और आपको एक चौड़ी मुंह वाला जो है वो बोतल लेना है, और उसमें थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना है ना, उसका घोल डालना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो करता क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को सूखता है ना, उसमें गुण पाया जाता है। वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को सूख लेगा अपने आसपास जो भी रहता है। अब चूंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा तब तो थोड़ा सा मात्रा KOH जो है उसको नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मात्रा में है और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है और थोड़ा बहुत पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसको अवशोषित कर ले। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक बोतल लेंगे अब जिसका मुंह क्या हो, बड़ा हो, जिससे कि पत्ती अंदर एक चला जाए। तो हम लोग अब उस बोतल को या जो भी है हमारे पास जार है उसको क्या किए, उसमें थोड़ा सा घोल डाल देंगे
क्या चीज़ का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, KOH का, और उसमें पत्ती का आधा हिस्सा जो है भीतर डाल देंगे और कॉर्क की सहायता से पूरी तरीके से पैक कर देंगे उसके मुंह को, ताकि बाहर से जो हवा है वो अंदर न जा पाए, है ना। तो अब ये पूरा सेटअप हमारा तैयार हो चुका है। अब इस पूरे सिस्टम को, जो भी उपकरण है, इसको हम ले जाके धूप में रख देंगे। 6 घंटा के आसपास हम लोग धूप में रख देंगे। तो अब चूंकि पहले से स्टार्च जो था वो तो पहले से यूटिलाइज हो गया है कि नहीं। अब धूप में जब रखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे में होगी। तो जो पत्ती हमने यूज किया है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर हुआ कि नहीं हुआ, ये हम लोग जांच करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि उस पत्ती को तोड़ लेंगे, फिर पूरे सिस्टम में से अलग कर लेंगे और अब उसको पानी में रख के उबालेंगे, है ना। उबालने का तरीका आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। आप एक बीकर में पानी डाल के उसमें जो स्टैंड रहता है ना, उसकी मदद से आप इस पे वायर मेस रखा हुआ है, तार की जाली, और उसके ऊपर रख के इसको गर्म किया जा रहा है। तब तक उबालेंगे जब तक वो हल्का कलर छोड़ना कम न हो जाता है ना। जब इसमें हो गया तो उसके बाद हम लोग इसको पत्ती को डालेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में हमारा अल्कोहल भरा होगा, और उस टेस्ट ट्यूब को फिर इसी बीकर में आप रख के और उसमें पानी डाल के फिर उबालोगे, है ना। बीकर में पानी रहेगा, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल रहेगा। तब तक उबालेंगे जब तक कि ये कलर छोड़ना बंद नहीं कर देता। जब ये लगभग पीला कलर जैसा हो जाएगा, इसको निकालेंगे, धो लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा सुखा लेंगे, पोंछ लेंगे, और फिर इसको एक पेट्री डिश में रखेंगे और उस पे अब आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। तो आप पाएंगे क्या कि पत्ती का वो हिस्सा जो बोतल के बाहर था वो गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, लेकिन जो भीतर वाला हिस्सा था वो गाढ़े नीले रंग का नहीं होता है। इसका मतलब है कि उस वाले भाग में जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसमें एक घोल रखा हुआ था जिसने बोतल में जो थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बचा होगा उसको उसने अवशोषित कर लिया, और बाहर से कोई कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती को मिल नहीं पाया उस हिस्से को। इसलिए उस भाग में कार्बन जो है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाई। ठीक है, तो इसलिए वो भाग क्या हुआ कि गहरा नीला नहीं हुआ। तो इस प्रयोग द्वारा आपको ये पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी, आपको शायद पता होगा कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अगर आपको ये पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा प्रोसेस क्या है। मैंने पूरे डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया है, हर एक जगह पे हमने क्यों कैसे ये सब भी बात करी है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो आपको थ्योरी है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, कैसे हम लोग लिखेंगे तो आप देख लें एक बार, और फिर हम लोग अगले एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़े। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। इसे साबित करने के लिए हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट करना है। फिर से जो पिछला प्रक्रिया था उसी को हम लोग दोहराएंगे, थोड़ा सा इस बार बदलाव किया हुआ रहेगा। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, फिर से एक गमले में लगे पौधे को लेना है और उसको 3-4 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देना है। इससे पौधे के भीतर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, और क्या होगा कि उसमें जो पहले से उपस्थित स्टार्च है वो उसमें से यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि उसका कोई एक पत्ता लेंगे और उसको एल्युमिनियम फॉयल से या किसी काले कागज से, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, हम लोग क्या करेंगे, एक काले कागज से इसको कवर कर देंगे, है ना, दोनों साइड जो है वो लपेट के और इस पर क्लिप लगा देंगे। ठीक है, काला कागज इसलिए ताकि लाइट जो है उसकी थोड़ी मात्रा जो है इसको जितना भी ढका हुआ हिस्सा है उसको नहीं मिल पाए। ठीक है, और ये काम करने के बाद इस पूरे सेटअप को हम लोग ले जाके बाहर रख देंगे धूप में। 6 घंटे के आसपास रखेंगे, 5 से 6 घंटे,
और फिर इस पत्ती को तोड़ेंगे और फिर हम लोग स्टार्च की उपस्थिति की जांच करेंगे। तो आप फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे, पहले पानी में रख के उसको उबालेंगे, फिर उसको अल्कोहल में उबालेंगे और फिर उसको जब वो कलर छोड़ना बंद हो जाए तो निकाल के धो के और फिर थोड़ा साफ सुखा के और फिर उसको पेट्री डिश में रखेंगे, उस पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। तो आप फिर देखेंगे क्या कि पत्ती का वो हिस्सा जो काले कागज से ढका था वो जो है वो गहरे नीले रंग का नहीं होता है और बाकी हिस्सा जो है वो गहरे नीले रंग का हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को ये पता चलता है कि क्या हो रहा है कि चूंकि ये हिस्सा इसको प्रकाश नहीं मिल पाया जो काले कागज से ढका था, इसलिए वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई और इसलिए वहां पे जो है स्टार्च नहीं बना। स्टार्च नहीं बना तो इस कारण वो आयोडीन घोल डालने पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया, है ना। बाकी हिस्सा में क्या हुआ कि वहां पे प्रकाश संश्लेषण हुआ, वहां पे स्टार्च भी बना और इसलिए वो ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन घोल डालने पर दे दिया। ठीक है, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हम लोग को ये पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, प्रकाश जरूरी है। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आपको कवर कर लेना है, देख के आप लिख लेंगे। पूरा जो मैंने अभी बताया सेम टू सेम आपका स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पे कवर किया गया है। आप इसको देख के अपने नोट्स का कवर कर लेंगे और इसको सीख लेंगे। आपको मैं समझता हूँ कि इतना अगर मैंने बताया है तो आपको ज़रूर याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये जो है आज प्रकाश संश्लेषण जो है लगभग कवर हो गया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का उसको कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक हमने जो प्रयास किया है वो आपको पसंद आ रहा होगा, आप सीख रहे होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले जो है वीडियो आपको मिलते रहें। और ज़रूर इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे, आपको बेहतर कंटेंट देने में के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।